हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट में जिस टॉपिक पे डिस्कशन किया था वो टॉपिक रिलेटेड था आपका कि कम्युनिकेशन क्या है, उसकी प्रोसेस कैसे वर्क करती है। अब हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द प्रोसेस या एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी नो दैट कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि आजकल के कॉरपोरेट वर्ल्ड में या कमर्शियल वर्ल्ड में क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन का, किस तरीके से ये वर्क करती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये हम सबको पता है। हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी जाना, हमने इसके नेचर के बारे में भी जाना। अब इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि जो कम्युनिकेशन है उसके इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और इसकी प्रोसेस क्या होती है, ये कैसे वर्क करता है। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हम देखते हैं हमारे सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम को हम अच्छे से एक बार विजुलाइज करेंगे, इसके पूरे कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ को समझेंगे। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। जब हम इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को अच्छे से समझ लेंगे तो हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी समझने और जानने के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोसेस का ज़्यादातर स्टेप वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे सामने जो ये वीडियो पड़ा हुआ ये इमेज है, ये इमेज किस तरीके से वर्क करता है। ये इमेज एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एक कम्युनिकेशन प्रोसेस का। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको एक्सप्रेस करके बताता हूँ। यहाँ पर एक तरफ को लेफ़्ट साइड में जो शो किया हुआ है बॉक्स, इसमें लिखा हुआ है एनकोड द मैसेज या डेवलपिंग एन आइडिया, और यहाँ पर सेंडर के बारे में लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है सेंडर एरो बना करके। इसके साथ ही पड़ोस में जो है सेंटर में नॉइज़ लिखा हुआ है, नॉइज़, और नॉइज़ के ऊपर ट्रांसमिशन, इसके नीचे गिविंग फीडबैक, और राइट साइड में रिसेप्शन ऑफ द मैसेज, इसके बाद डिकोडिंग ऑफ द मैसेज, एक्सेप्टेंस ऑब्लिक रिजेक्शन ऑफ द मैसेज एंड यूजिंग द इंफॉर्मेशन, और नीचे लिखा हुआ है रिसीवर। देखिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस में 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है सेंडर, दूसरा कंपोनेंट होता है रिसीवर, और तीसरा कंपोनेंट होता है जो कि बीच में शामिल होकर के सेंडर की इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक पहुंचाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो इशू आता है ट्रांसमिशन का, उसमें ये बात आती है कि सेंडर किस तरीके की इन्फॉर्मेशंस को रिसीवर को देता है। तो देखिए, हमने अभी आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके इस टॉपिक को पढ़ना है, और हमको कम्युनिकेशन के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन करना है, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो कम्युनिकेशन है उसमें सेंडर का क्या रोल है और रिसीवर का क्या रोल है, और क्यों कम्युनिकेशन जो है एक वर्बल और नॉन वर्बल प्रोसेस दोनों कही जाती है। क्योंकि यहाँ पर वर्बल, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वर्बल का मतलब ही होता है कि यू आर यूजिंग वर्ड्स एंड यू आर यूजिंग वॉइस एंड वॉइस ओवर थ्रू वर्ड्स, जिसके थ्रू कि आप अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं दूसरे पर्सन को, और जो पर्सन आपकी बात, आपकी लैंग्वेज को जानता है, आपकी लैंग्वेज को समझता है, उस बात को एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करके उस बात को समझ करके आपको रिप्लाई करता है। यहाँ पर एक दूसरी बात आती है कि इन केस यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड योर proper communication to the next person, means in case you do not know the particular language जो कि दूसरा पर्सन समझ सकता है, तो आप जिस भी लैंग्वेज में बात करेंगे उसको बीच में एक दुभाषिया या कन्वर्टर जो है वो आपकी लैंग्वेज को बदल करके दूसरे शख्स तक पहुंचा देगा। तो जो दूसरे आदमी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, इस प्रोसेस को जो है रिसीवर जो इसको रिसीव करेगा, यानी आपकी बात को जो सुनेगा दूसरे आदमी के थ्रू और समझेगा, फिर जब वो बात समझ जाएगा तो आपको वो उस बात का फीडबैक देगा। तो आपने अगर कोई बात अपने किसी से कही, यानी आप एक सेंडर हैं, अपने वॉइस को, अपने इन्फॉर्मेशन या मैसेज को किसी दूसरे आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप उससे कोई बात कहेंगे, या तो डायरेक्ट कहेंगे या किसी मीडियम के थ्रू कहेंगे। तो चाहे आप वो लेटर के माध्यम से कहें, चाहे आप कंप्यूटर के मैसेज के माध्यम से कहें, चाहे व्हाट्सअप, ईमेल, फेसबुक के माध्यम से कहें, या कोई भी माध्यम जिसके ज़रिए कि आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो जिस शख्स तक आप ये बात पहुंचाना चाहते हैं वो आपकी बात सुनेगा, और आपकी बात को सुन करके आपकी बात का रिप्लाई करेगा या आपको जवाब देगा। तो ही आप जान पाएंगे कि उस तक आपकी बात पहुंची है या नहीं पहुंची है। इन केस आपने उससे कोई बात कही, कोई मैसेज सेंड किया,
और आपको पता नहीं है कि उसने वो मैसेज पढ़ा या नहीं पढ़ा। कब तक नहीं पता चलेगा? जब तक कि आपके मैसेज का कोई वो रिवर्ट आपको नहीं करता है। यहाँ पर हम ये बात देखते हैं कि अगर सेंडर ने कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जो है रिसीवर को भेजी, तो रिसीवर जब तक उस मैसेज को रिसीव करके बदले में रिप्लाई नहीं करता है, तब तक सेंडर के पास इस बात की कोई सूचना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि कोई भी मैसेज वो रिसीवर तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। हाँ, जब रिसीवर तक पहुंच करके उसका एक रिवर्ट मिल जाता है, उसका एक रिस्पॉन्स मिल जाता है, तो सेंडर ये समझ जाता है कि अब उसके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है। तो एक कम्युनिकेशन की प्रोसेस या प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यहाँ पर इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से इसी चीज़ को दर्शाने की कोशिश की गई है। सेंडर वो लोग होते हैं जो अपनी बात को किसी न किसी माध्यम से अपने रिसीवर को भेजने की कोशिश करते हैं या किसी पर्टिकुलर को देने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई भी मैसेज हो सकता है। अगर हम कंप्यूटर को एक मीडियम समझते हैं, जैसे कि आजकल आप सभी स्टूडेंट्स बहुत टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, सभी लोग कंप्यूटर से वेल नोन हैं, तो आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर कोई भी नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ नहीं करता है। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करता है, यानी 0 और 1 के फॉर्मेट पे सारा डेटा जो है वो कंप्यूटर को ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद उसमें जो कन्वर्टिंग प्रोसेस होती है, एनकोडिंग और डिकोडिंग की प्रोसेस होती है। एनकोड मतलब जो कि इन्फॉर्मेशन हमने कंप्यूटर को प्रोवाइड की है, हमारी लैंग्वेज को वो बाइनरी फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। बाइनरी फॉर्म में एक्सेप्ट करने के बाद उसको डिकोड करता है, और डिकोड करने के बाद फिर उसको रिसीवर यानी जिस किसी को भी पहुंचाना होता है उसको बाइनरी फॉर्म में भेज करके उसको फिर से वो कन्वर्ट करके एक आसान लैंग्वेज में दे देता है, जिसको कि हम स्क्रीन पर पढ़ लेते हैं और स्क्रीन पर पढ़ करके उसको रिवर्ट कर देते हैं। तो कंप्यूटर इस तरीके से वर्क करता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसके ज़रिए कि कंप्यूटर हमारी इन्फॉर्मेशन को, हमारी लैंग्वेज को, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, उसको अपनी भाषा में एक्सेप्ट करता है और अपनी भाषा में एक्सेप्ट करने के बाद उसको दूसरी भाषा में कन्वर्ट करके इजीली प्रोवाइड कर देता है। तो ये प्रोसेस एनकोडिंग और डिकोडिंग की कहलाती है। जब सेंडर कोई मैसेज भेजता है तो उसको एनकोड करता है इंटरमीडियरी, और डिकोड करके उस मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाया जाता है। वहीं डेवलपमेंट ऑफ आइडिया, यानी अगर आप कोई आइडिया डेवलप करते हैं, कोई कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ आइडिया होता है ये भी सेंडर के थ्रू क्रिएट किया जाता है, और इसको जब भेजा जाता है रिसीवर को, तो वो आइडिया कितना सस्टेनेबल है, कितना सुइटेबल है, ये रिसीवर रिसीव करने के बाद अपने फीडबैक के ज़रिए, फीडबैक या परिणाम के ज़रिए, कि वो उस पर्टिकुलर आइडिया के बारे में या मैसेज के बारे में क्या सोचता है, इसको जब वो जान लेगा, समझ लेगा, तो अपने विचार आपको सेंड कर देगा। और जो आपको अपने विचार सेंड करता है, ये प्रोसेस ही फीडबैक कहलाता है। फीडबैक को अगर सीधी सी भाषा में हम लोग कहें तो द फीडबैक इज़ नोन एज प्रतिक्रिया या रिवर्ट। यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम देखते हैं क्या कि बीच में नॉइज़ भी आता है। नॉइज़ इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है, नॉइज़ इज़ अ काइंड ऑफ इंटरप्शन और अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन हिंड्रेंस, यानी कि यहाँ पर अगर हम कोई सेंडर के थ्रू किसी मैसेज को जो है रिसीवर को भेजा जा रहा है, तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि सेंडर ने कोई मैसेज रिसीवर को भेजा, बट किसी ना किसी माध्यम से वो मैसेज हिंड्रेंस पैदा हो जाता है उसमें, और उसमें जो है कोई ना कोई डिस्टरबेंस आ जाता है, जिसकी वजह से वो मैसेज सही सलामत रिसीवर तक नहीं पहुंच सकता है। आप वी कैन इजीली अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जाम्पल। तो अगर कोई पर्टिकुलर शख्स है और उसने किसी दूसरे आदमी को छत पे खड़े होकर के आवाज़ लगाई और उससे कुछ कहना चाह रहा है, उसी बीच में से एक बहुत ट्रक निकला हॉर्न बजाता हुआ, जिसकी वजह से उसकी वॉइस ओवर जो है वो प्रॉपर रीच नहीं कर पाई दूसरे आदमी तक, और उसमें हिंड्रेंस पैदा हो गया। तो दूसरा आदमी ये नहीं सुन पाएगा कि एक छत से खड़े होकर दूसरे छत पर जिस इंसान ने आवाज़ लगाई है उसने क्या कहा। तो यहाँ पर जो ट्रक की आवाज़ है वो एक नॉइज़ होता है या हिंड्रेंस होता है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता है, यानी सेंडर के थ्रू भेजी गई इन्फॉर्मेशन रिसीवर तक नहीं जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी सेंडर के आइडियाज़ होते हैं वो ट्रांसमिटिंग होकर के ट्रांसमिशन के थ्रू, यानी किसी माध्यम से रिसीवर तक पहुँचते हैं। ये रिसेप्शन ऑफ द मैसेज हो सकता है,
यानी किसी मैसेज के थ्रू भी रिसीव किए जा सकते हैं या मैसेज की डिकोडिंग कर सकते हैं। इसमें एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ मैसेज होता है, यहाँ पर मैसेज एक्सेप्ट भी किया जा सकता है और मैसेज रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अगर रिसीवर के लिए वो सुइटेबल है और वो इसका रिप्लाई करना चाहता है या आपको बताना चाहता है तो वो इस मैसेज को एक्सेप्ट भी कर लेगा। इन केस ही डू नॉट वांट टू receive the message or he or she wants to deny, then in that case he or she can also deny the message, and if the denying process is there, then he or she will not reply it back as a feedback, so the communication process will be incomplete। और इस जो साइकिल है इसके थ्रू हमने देखा और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट जो कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो स्ट्रक्चर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वन बाय वन हम सारे कंटेंट्स को इजीली डिस्कस कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस के फिगर या डायग्राम के बारे में अच्छे से समझा दिया है। अब देखते हैं तो अब समझ में आ गया होगा कि सेंडर क्या होता है। तो सेंडर ही इज़ द पर्सन हु सेंड्स हिज आइडियाज़ टू अनदर पर्सन, यानी वो शख्स जो अपनी इन्फॉर्मेशन या मैसेज या आइडिया को दूसरे आदमी को भेजता है। कैसे? जैसे मैनेजर अपनी किसी बात को या अपनी किसी आइडिया को अपने सबऑर्डिनेट्स को पहुंचाना चाहता है, कोई एक आदमी अपने मैसेजेस को दूसरे को भेजना चाहता है, कोई मेल के थ्रू आपको मैसेज भेजना चाहता है, कोई व्हाट्सएप या फेसबुक के थ्रू आपको मैसेज भेजना चाहता है, कोई कॉल करके आपको कुछ बताना चाहता है। द पर्सन हु इज़ कॉलिंग यू, हु इज़ सेंडिंग यू द मैसेजेस, हु इज़ सेंडिंग यू वेरियस मेल्स, द पर्सन इज़ नोन एज सेंडर, जो कि अपनी मैसेजेस भेज रहा है। सेकेंड पॉइंट, मैसेज। मैसेज क्या होता है? मैसेज इज़ एन आइडिया और फीलिंग और सजेशन और गाइडलाइन और ऑर्डर और एनी काइंड ऑफ कंटेंट विच अ पर्सन इंटेंडेड टू सेंड समवन। एक इंफॉर्मेशन, मैसेज, अ काइंड ऑफ फीलिंग और वट एवर यू कैन से, अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, मैसेज or a guideline or an order or a content, if someone wants to send this content to the next person, is known as message। एक शख्स दूसरे व्यक्ति को जो है जो मैसेज देना चाहता है वो मैसेज कोई भी आइडिया हो सकता है, फीलिंग हो सकती है, गाइडलाइन हो सकती है या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसको कि वो दूसरे व्यक्ति को बताना चाहता है। तीसरा पॉइंट आता है एनकोडिंग का। एनकोडिंग की प्रोसेस में क्या होता है? एनकोडिंग की प्रोसेस में ये एक प्रोसेस है जिसमें कि जो सेंडर होता है उसका जो मैसेज होता है उसको एनकोड करके, यानी इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द आइडियाज़, थिंकिंग और एनी अदर कंपोनेंट ऑफ मैसेज इनटू सिंबल्स, वर्ड्स, एक्शंस एंड डायग्राम्स। यानी एक्शंस, डायग्राम्स या वर्ड्स के थ्रू जो है इस इंफॉर्मेशन को दूसरे शख्स जो है कन्वर्ट किया जा सकता है और हम इस मैसेज को जो है इस फॉर्मेट पे दूसरे को भेज सकते हैं एनकोड करके। मीन्स अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स की बात करते हैं, यदि हम लोगों ने कुछ जेस्चर कम्युनिकेशन है, जेस्चर कम्युनिकेशन अभी हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अगर हम किसी को हाथ से रुकने का इशारा करते हैं या हम मान लीजिए सड़क पर जो है चल रहे हैं और स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, लाइट ने स्टे करने का, रन करने का, मूव करने का, गो या रेडी रहने के लिए अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर हम उन सिंबल्स को इजीली समझते हैं तो हम रूल्स ऑफ द रोड को अच्छे से समझ लेंगे, है ना। और अगर इन केस अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम इस प्रोसेस को इनकम्प्लीटली जो है मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एनकोड करने का मतलब होता है मैसेज को किसी फॉर्मेट पे किसी भी एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के थ्रू जो है आपको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबॉलिक वर्ड्स के थ्रू। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट चैनल। चैनल, मैंने आपसे कहा कि सेंडर जब भी कोई मैसेज भेजता है तो एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, यानी एक शख्स जो अपने मैसेज दूसरे व्यक्ति को भेजेगा तो उसको किसी ना किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कि हम बोलते हैं तो साउंड को चलने के लिए भी एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। किसी डेंस मीडियम में साउंड ज़्यादा तेज़ चलती है, रेयर मीडियम में कम चलती है। लाइट को भी चलने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कोई मीडियम हो या मीडियम ना हो, रेयर मीडियम हो या डेंस मीडियम हो, वहाँ पर किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता ज़रूर होती है। यहाँ पर भी सेंडर के द्वारा भेजा गया मैसेज जब रिसीवर तक पहुँचता है तो एक चैनल की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ द मीडियम पैसेज और रूट थ्रू विच एनकोडेड मैसेज इज पासेज बाय द सेंडर टू द रिसीवर। ये एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा सेंडर का मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुँच जाता है।
और इसके द्वारा जो है मैसेज वो एनकोडेड फॉर्म में पहुंचता है। अगला आता है रिसीवर, जिसके बारे में हमने पहले भी देखा और पढ़ा था। मैंने आपको बताया ही ऑलरेडी कि जो सेंडर होता है वो अपनी इन्फॉर्मेशन जिसको भेजता है वो रिसीवर ही होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ नीचे लिखी हुई है, आप एक बार फिर से देख सकते हैं। ही इज़ द पर्सन टू होम द मैसेज हैज़ बीन सेंड, वो व्यक्ति जिसको कि मैसेज भेजा गया है। जैसे कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की बात करते हैं तो एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को मैसेज भेजता है, तो यहाँ पर मैसेज सेंड करने वाला सेंडर मैनेजर और रिसीव करने वाला रिसीवर जो होता है वो सबऑर्डिनेट हो जाता है। अगले पॉइंट जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो होता है डिकोडिंग। डिकोडिंग में आप समझ सकते हैं डिकोडिंग क्या होता है। डिकोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो भी मैसेज किसी भी सेंडर के थ्रू दिया गया है, वो सेंडर के थ्रू दिया गया मैसेज जो है वो अल्टीमेटली कन्वर्ट किया जाता है एक अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में, और वो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज जो है रिसीवर सुनता है, रिसीव करता है, ताकि वो उसके ऊपर अपना फीडबैक या प्रतिवाद कर सके या रिप्लाई कर सके, रिस्पॉन्स दे सके। तो यहाँ पर डिकोडिंग का मतलब है ट्रांसलेटिंग द एनकोडेड मैसेज इनटू लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल बाय रिसीवर, यानी वो लैंग्वेज जो कि सेंडर के द्वारा भेजी गई है उसको रिसीवर तक पहुंचती है जब वो लैंग्वेज, तो रिसीवर की अपनी इजी फॉर्मेट पे कन्वर्ट की जा सके, उस फॉर्मेट पे लाना, इसको डिकोडिंग करना कहते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं या अंग्रेज़ी मीडियम से पढ़े हुए हैं, हमारे सामने अगर कोई हिंदी के नोट्स आते हैं, हम उसको नहीं समझ सकते तो हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, या इंग्लिश में अगर कोई चीज़ हमारे सामने आती है और हम उसको नहीं समझ सकते तो हम उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये लैंग्वेज कन्वर्जन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लैंग्वेज जो कि हमारे सामने है हमारे लिए ईजी हो जाए समझने के लिए, ताकि हम उसको रिप्लाई कर सकें, हम उस पर ईजीली अपना रिस्पॉन्स दे सकें। दैट इज़ कॉल्ड डिकोडिंग। Now the last point in the communication process is feedback. See, without feedback, no communication process can be fulfilled. That is, this is why, because communication process is a process in which sender sends the message to the receiver, and receiver receives the message, and he or she will reply back to the sender with in the form of feedback. Until or unless sender is not going to receive the message from receiver as a revert, this process is incomplete. So feedback यहाँ पर बहुत important होता है। फीडबैक सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस पे रिसीवर को कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई है, बल्कि रिसीवर को इन्फॉर्मेशन मिल जाने के बाद वो सेंडर को ये बताता है कि हाँ मुझे ये मैसेज मिला और इसका रिप्लाई ये है। तो वो जो रिप्लाई है दैट इज कॉल्ड एज फीडबैक, that is called as feedback. It is the response by the receiver. It marks the completion of the communication process. See, I already told you here the content is written that it is the response by a receiver, as I already said that sender is sending the message to the receiver, receiver is accepting the message, and receiver after acceptance of the message, receiver is responding to the sender back in the form of feedback. Until he is not replying back to the sender, this process is incomplete. Means after feedback you can say the process of communication is complete. Now there is a note, there is a noise. तो हम लोगों ने इसमें पहले पढ़ा था कि नॉइज़ क्या होता है, नॉइज़ का प्रॉब्लम क्या है, नॉइज़ की वजह से क्या क्या इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो नॉइज़ के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। देखिए, नॉइज़ इज़ अ काइंड ऑफ पॉल्यूशन और इंटरप्शन when sender sends the message to the receiver, and if there is a interruption, any kind of interruption between sender and receiver, then the message sent by the sender cannot be properly received by receiver. Then in that case a process is known as incomplete process, because there are so many hindrances are creating during communication process. So the noise, if we will say that there is a interruption between the communication process between sender and receiver, then of course noise can be a reason, can be a big hindrance in this process.
तो यहाँ पर यही है, नॉइज इज एनीथिंग दैट हैज़ अ डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंस ऑन द मैसेज, सिंस नॉइज हिंडर्स कम्युनिकेशन द सेंडर शुड चूज द चैनल दैट इज फ्री फ्रॉम नॉइज. Noise may occur at sender's end during transmission or at the receiver's end. ये कहीं से भी क्रिएट हो सकता है, चाहे वो सेंडर्स एंड हो, मतलब सेंडर की तरफ से भी हो सकता है, ये आपका जो है रिसीवर की तरफ से भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो नॉइज़ या इंटरप्शन है वो किसी एक तरफ से होता है, ये किसी भी तरफ से क्रिएट हो सकता है. आइए अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की. हमारे पास क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स पॉसिबल हैं एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के. लेट अस टॉक अबाउट इट. फर्स्ट वन इज़ इस्टेब्लिश अ वार्म एटमॉस्फेयर. मैंने आपसे कहा कि जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी स्ट्रक्चर को बहुत इन्फ्लुएंशियल तरीके से उसका जो है स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है. मीन्स कम्युनिकेशन, अगर हम सीधी भाषा में कहें तो कम्युनिकेशन बेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का और ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ का. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली चीज़ें मैनेज नहीं की गई हैं और कम्युनिकेशन का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा नहीं है, इन्फ्लुएंशियल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत आती है कि प्रॉपर रिस्पॉन्सेज नहीं मिलते हैं. योर नॉन वर्बल सिग्नल्स are also important because they communicate your general demeanor, and smiling at people demonstrates openness and invites them to listen. यानी कि आप किसी एटमॉस्फेयर में अगर इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं एंड यू आर कम्युनिकेटिंग इन अ गुड वे, योर कम्युनिकेशन and your way of smile and communicate with people, it makes people happy, then it means you are a good communicator and you can create a good and healthy environment with the people you are working with. But in case of but if sometimes you are not behaving that much influential and you are not that much good in communication, you are not that much interacting well with people of the particular society and organization, then organizational culture will not allow you to be an influential part of the group and team, so that you can easily interact with the people. दूसरी चीज़ आती है एक्टिवली एंगेज पीपल्स इंटरेस्ट. मीन्स मैनी ऑफ अस यूज टेक्निक्स टू एंगेज congregations that they believe are effective but actually disconnect them from listeners. कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए कि हम लोगों को इंटरेक्ट करने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट हम उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं हो पाते हैं इन चीज़ों में. इन दैट केस जो कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा है, इट कैन डायरेक्टली बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, सो दैट यू कैन ईजिली कनेक्ट विद पीपल. People will take interest in you because your communication skills, your concept and your way of presentation makes you different from other people, and most of the time people will notice you just because you are communicating well and good, and you are communicating in a way that people are definitely going to appreciate you in all the way. They are dealing with you, they trust you, they want to be with you. So ultimately we can say that communications principle makes you more influential than any other. थर्ड पॉइंट जो इसका है वो यही है, be believable. Means evaluate everything you say from the pulpit with the questions, it is believable. Means if you are working in an organization and your communication is not that much influential with your colleagues, your team, your society, you are not that much influential with communication with all the people, so sometimes anyhow you might be neglected from the other ones, and your way of your behavior and your way of presentation will definitely not make you that much influential to the people surrounding with the organization, surrounding in your organization, in your team where you are working. So your trustworthiness makes you more stronger, makes you more stable with the organization. So be believable is important, that makes you more influential to speak and communicate more effectively.
The next principle involves in it is to speak with your own voice. See, there is a phrase. That phrase said that you should never put your foot in someone's shoe. Means if someone is doing something better and influential, then definitely you can learn something from him, but never try to follow the same thing and never try to put your foot in that shoe where what you are listening and you want to do. Means you should create your own voice, your own attitude, your own perception, way of representation and everything, so that you should have your different genre to express your feelings and thoughts. In case if you are not able to express your feelings or thoughts, people will not consider you, will not select you, accept you in a way what you are, because they will try, if you are, because you are never trying to show your actuality, your reality, you are always trying to show the image of another person. So your communication makes you influential only in that case if you are making yourself different, and rather than not only different, but rather than your voice, the communication, your voiceover makes you very own towards you, towards your people, towards the person who likes you, who want to be with you, who want to share your ideas and thoughts with others. Next point is use gestures well. Use gestures well. Use gestures well. Gesture is your what we can say, your gesture is with voice as well as your physical presentation, your expressions with your physical aspects is known as gesture. So you should also express your gestures in a well way, so that your gesture must be trademarks with your mind and thoughts. जो लास्ट पॉइंट है वो है रिमेंबर दैट योर नॉलेज इज़ लिमिटेड. सो आपको हमेशा जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कशन किया और कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया है. नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके क्वेश्चंस के बारे में, और कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस के साथ कि क्या क्या अभी तक पॉसिबल क्वेश्चंस आए हैं और उनके क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं. उम्मीद है आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा. इन केस ऑफ any problem, you can ask me the questions through WhatsApp, through group और in classroom also. हम Zoom पे जो क्लास लेंगे उस पर भी आप डिस्कशन कर सकते हैं. For today, thank you very much, students.